राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ जानी मानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मीना खरकवाल। नॉर्मल की कोई परिभाषा नहीं है। अब नॉर्मल की हम लोगों ने परिभाषाएं करनी शुरू करी जब किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके लिए एक मुसीबत हो जाए या दूसरों के लिए एक मुसीबत हो जाए, उसको जीने में मुश्किल आने लगे या दूसरों को उसके व्यवहार की वजह से जीने में मुश्किल आने लगे, तो हम उसको एबनॉर्मल कहना शुरू कर देते हैं। मैंने हमेशा सोचा कि मन की अलग अलग दशाओं में उसको कैसे देखा और परखा जाता होगा। कब और क्यों कोई सामान्य व्यक्ति असामान्य व्यवहार प्रतिबिंबित करने लगता होगा। सामान्य लोगों और मनोवैज्ञानिकों की सोच में बुनियादी भिन्नताएं क्या होती होंगी। इस क्रम में हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर मीना खरकवाल से। डॉक्टर मीना खरकवाल एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो फ्रांस में मनोचिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रही पहली भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं। उन्नीस में जन्मी डॉक्टर मीना खरकवाल का लालन पालन उत्तराखंड के पहाड़ों से सजे शहर पिथौरागढ़ में हुआ। आमतौर पर देश में जहां कुछ अलग करने को असामान्य कहा जाता है, वहीं डॉक्टर मीना ने अपने अलग स्वभाव और हमदर्दी के जज्बे की वजह से साइकोलॉजी में ही पढ़ाई की और उसी को बनाया अपना करियर। मीना ने उत्तराखंड में ही गांव-गांव जाकर ग्रामीण लोगों के साथ काम भी किया और रिचुअल हीलिंग की प्रैक्टिस पर विशेष अध्ययन किया। बचपन में अपने पिता की लीक से हटकर काम करने वाली एक कविता ने मीना के जीवन पर खासा असर डाला और आखिरकार मीना के सपनों की उड़ान उन्हें विदेश तक खींच ले गई। मीना खरकवाल मनोविज्ञान में पीएचडी हैं और देश विदेश में कई कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में भी हिस्सा लेती रहती हैं। इस गुफ्तगू में हमने डॉक्टर मीना खरकवाल से भारत में मनोविज्ञान की जागरूकता के स्तर को समझने की कोशिश की और मानसिक रोगों के निदान के उनके तरीकों के बारे में भी बातें की। बहुत बहुत स्वागत है मीना जी प्रोग्राम में। धन्यवाद आपका। हमको बताइए कि फिल्मी दुनिया में दिलीप कुमार जो बड़े जाने माने अदाकार हैं, उनका कहना है कि शोहरत, क्योंकि एक समय आता है जब कोई फिल्म स्टार बहुत मशहूर हो जाता है, तो उनका कहना है कि शोहरत एक तरह का मर्ज है, एक तरह की बीमारी है। इसको कैसे समझें? शोहरत एक नशा है, अक्सर सुनने में आता है, और नशा जो है वो खुद में एक बीमारी है। यानी कि हमको किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है कि उसके बिना हम जी नहीं सकते। और शोहरत के साथ भी ऐसा ही होता है। हमें ये लगता है कि एक बार हमारा नाम हो गया, यानी कि हमें सब लोग जानने लगे उस नाम से, अगर हम उसके वो हट जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीना। और इसी संदर्भ में मुझे याद आता है, शायद ये रिचर्ड गियर ने या किसी एक मशहूर आदमी ने रिसेंटली ख़ुद को उसने अपना वेश बदल के वो पब्लिक प्लेस पे आ गया। देयर वाज अ म्यूजिशियन आल्सो, एंड किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। तो शोहरत और ये जो हमारे ऊपर लगा रहता है और हमें लगता है कि हम इसके बिना नहीं जी सकते, एक बार जब हमने उसको ओढ़ लिया तो फिर ये बीमारी हो जाता है, जब हम उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो मेरे लिए ये एक तरह का नशा है, एक तरह की डिपेंडेंसी है शोहरत के ऊपर। और चूँकि आप बहुत तरह तरह के पेशेंट्स के साथ उनको देखती हैं और उनका इलाज करती हैं, इस तरह के केसेस जब आते हैं तो आप उनको क्या सजेस्ट करती हैं?
देखिए, शोहरत के जो लोग वाकई में जो शोहरत के एडिक्ट होते हैं वो एक तरह से नार्सिसिक पर्सनालिटीज़ हैं। बहुत मुश्किल होता है उन लोगों को इस दायरे से बाहर निकालना, क्योंकि ये उस तरह के व्यक्तित्व होते हैं जो अपने आप में अपनी हम कह सकते हैं कि अपने से ही ज़्यादा अभिभूत हो जाते हैं। और जब वो अपने से अभिभूत होते हैं तो वो इस इमेज को बनाए रखने के लिए एक हद तक मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑलरेडी इस तरह का मरीज़ जो है, जब वो मरीज की स्थिति में आ जाता है तो वो पहले तो स्वीकार ही नहीं करता। प्रॉब्लम ये होती है जब उसके संबंध खराब होने लगते हैं, और क्योंकि विदेशों में जब आपके संबंध खराब होने लगते हैं तो आपसे ये कहा जाता है, देखो संबंध अब खराब होने लगे हैं, बेहतर ये है कि तुम जाके किसी मनोवैज्ञानिक से बात कर लो। तो जो भी नार्सिसिज्म का जो मरीज़ है, जो इस तरह का जो शोहरत का बीमार है, वो खुद से नहीं आता और बहुत मुश्किल होता है उसे आईना दिखाना, क्योंकि मनोवैज्ञानिक का काम केवल आईना दिखाना होता है और उसे आईना दिखाना बहुत मुश्किल होता है जिसके ऊपर शोहरत का नशा चढ़ा होता है। तो एक तरह से ये बीमारी जो है वो लाइलाज है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप इस नशे में अपने आप को इस तरह डुबा लेते हैं कि वो जानलेवा साबित हो जाता है। तो ऐसे में अगर इस तरह के लोग जिनका कंट्रोल अपनी इस शोहरत को संभालने में नहीं है, तो वो उनको क्या सुझाव क्या है? जो एक बात यहाँ पर सुधार करना चाहूँगी कि शोहरत का जिस इंसान को नशा होता है वो अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए ख़तरनाक होता है। तो अगर उसको केवल नार्सिसिज्म में ही ले जाऊँ, क्योंकि वो इस तरह से मैनिपुलेट करता है चीज़ों को कि उसका मकसद होता है केवल अपना फ़ायदा। तो शोहरत के नशे में जो लोग होते हैं उन पर काम करने का एक ही हम लोग का मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके आसपास के लोगों को सुरक्षा या बेहतर ज़िंदगी दी जा सके, क्योंकि उसके इस ख़ास तौर से जैसे मान लीजिए शोहरत का जो व्यक्ति जिसके अंदर इस कदर नार्सिसिज्म चढ़ा हुआ है, या इस कदर, क्योंकि शोहरत से ही मैं इसको जोड़ रही हूँ, वो शोहरत ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े लेखक हैं या बहुत बड़े फिल्म के अदाकार हैं। वो घर का एक व्यक्ति भी हो सकता है जो मुखिया है, जिसको ये एहसास होने लगे कि मेरे बिना ये घर नहीं चल सकता, और वहाँ ये स्थिति हो जाए कि उसकी वजह से उसका पूरा परिवार ही पीड़ित हो जाए। लेकिन एक बात और मैं कहना चाह रही हूँ कि जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ ये पश्चिमी संदर्भ में है। हिंदुस्तानी संदर्भ में हम इसको इस तरह से नहीं देखते, शोहरत के नशे को आम आदमी के ज़िंदगी में। तो पश्चिमी संदर्भ में इस तरह की चीज़ों से बहुत बार परिवार में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आ जाती है, परिवार में डिवोर्स तक की बातें आने लगती हैं, क्योंकि ईस्ट हो या वेस्ट डिवोर्स कोई नहीं चाहता। ये बात अलग है कि वहाँ लोग बहुत देर तक सफ़र नहीं करना चाहते, बहुत देर तक भुगतना नहीं चाहते, तो देन दे सेपरेट देयर पाथ। दिस इज़ ओनली वन थिंग। सो इसमें शोहरत के आदमी से का, जैसे मैंने कहा कि उसको समझाना कि किस तरह से उसका व्यवहार दूसरों के लिए मुश्किल हो सकता है, तो थोड़ा बहुत हम लोग बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो थेरेपी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। उसमें हम सीधे सीधे विचारों पे, यानी कि हम तर्क का सहारा लेकर उसको सामने देते हैं कि देखिए, साधारण सी बात है, तर्क को हम ये कह सकते हैं कि मेरा कोट काला है, कौवा काला है, कौवा उड़ता है, मेरा कोट भी उड़ेगा। ये एक तर्क का गलत तरीका है। मेरा कोट काला है, कौवा काला है, इसका मतलब ये नहीं कि कौवा काला है पर उसमें उड़ने की क्षमता है। मेरा कोट काला है, वो नहीं उड़ सकता क्योंकि उसमें उड़ने की क्षमता नहीं है। बहुत सामान्य सा तर्क दे करके उनको समझाने की कोशिश की जाती है, जिसमें कई बार हमें सफलता मिल जाती है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति इसको स्वीकार कर ले। एक शब्द जो आपने बीच में 2-3 बार इस्तेमाल किया, नार्सिसिज्म, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे भी दर्शक होंगे जो मनोविज्ञान की इस टर्मिनोलॉजी को नहीं समझते होंगे। अगर उसे आप समझाने का यहाँ हम आपसे निवेदन करें तो आप कैसे उसे समझाएंगी? नार्सिसिज्म को बहुत सामान्य भाषा में कहा जाए तो अपने आप से प्रेम करने लगना, यानी कि खुद के अलावा और दूसरे किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करना, लेकिन अपने लेवल पर नहीं। खुद से प्रेम करना एक अच्छी बात है
केवल खुद से प्रेम करना नार्सिसिज्म है। मुझे खुद से प्रेम है, जैसे मैं हूँ, जैसा मेरा शरीर मुझे प्रकृति ने दिया है, जैसा मेरा व्यवहार है, जो कुछ मैंने सीखा है उस पर मुझे गर्व है और मुझे खुद से प्रेम है कि मुझे केवल खुद से प्रेम है। ये नार्सिसिज्म है। उसमें हम अब बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। तो नार्सिसिज्म की बहुत सामान्य परिभाषा ये है कि खुद से प्रेम करने लगना और दूसरे को खुद के मुकाबले में कमतर महसूस करना, खुद को हम ये कह सकते हैं केवल सर्वश्रेष्ठ महसूस करना, हम नार्सिसिज्म को सामान्य परिभाषा में कह सकते हैं। चूँकि आपका जन्म खुद भारत में हुआ, लालन पालन और पढ़ाई भी यहाँ हुई, लेकिन लंबे समय से आप यूरोप में हैं, तो ख़ुद यहाँ का जो मनोगठन है भारत का, इसके बारे में जब आप दूर से देखती हैं तो क्या मुख्य बिंदु आपको दिखाई देते हैं जो भारतीय समाज में अगर एक मैपिंग की तरह देखें तो जो मनोजगत की क्या विशिष्टताएं या कुछ उस पर आप कहना चाहती हैं? सवाल बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे याद आता है बहुत पहले जब मैं अमेरिका में थी तो वहाँ पहला मेरा अनुभव था कल्चर और मेंटल हेल्थ के साथ। तो उसमें एक सेंटेंस मुझे याद आता है कि भारत बहुत सहनशील देश है, यानी कि हम यहाँ पर कई बीमारियों को बहुत आराम से सहन कर लेते हैं। उनके लिए हमारे पास रास्ते हैं, उनके लिए हमारे पास जगह है। तो भारत में दूर से देखने पर ये लगता है कि कितनी चीज़ों को हम लोग सहन कर लेते हैं। उसमें शायद हमारे परिवार का भूमिका, हमारे समाज की भूमिका और हमारी धार्मिक भूमिका, वो चाहे किसी भी धर्म की हो, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जहाँ तक अगर उसी को हम मनोविज्ञान के ख़ास तौर से क्लिनिकल साइकोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगता है कि कितनी बीमारियों को हम इतनी आसानी से निभा जाते हैं। जैसे कि नार्सिसिज्म के ही बारे में कहा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई आकर ये कहे कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ क्योंकि मेरी वजह से दूसरे परेशान हो रहे हैं। मुझे याद आता है मेरे एक मरीज़ ने मुझे कहा कि मैं दुखी हो चुका हूँ अपनी जेलसी की आदत से। मैं इतनी ज़्यादा जलन करने लगता हूँ कि उससे मुझे तो नुकसान होता ही है और मेरी पत्नी को भी नुकसान होता है। तो ये एक बीमारी के तौर पर वो इंसान मेरे पास आता है और इससे निदान पाना चाहता है, जबकि भारत में हम उसको बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। वो जलन करता है और किसी भी गंदगी को साफ़ करने के लिए, बीमारी को साफ़ करने के लिए ये कहना ज़रूरी होता है कि मैं जलन करता हूँ। जब तक दूसरे हम पर कहते हैं कि तुम जलन करते हो तो वो बीमारी नहीं कही जाती। इसलिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो आप कह रहे हैं बहुत मुश्किल है पश्चिम के परिप्रेक्ष्य से मानसिक बीमारियों को देखना या मानसिक संगठन जो आप कह रहे हैं उसको शायद मैं डिफ़ाइन नहीं कर पाऊँगी। ख़ुद अगर आप भारत जैसे देश में जहाँ पर संसाधनों का, सुविधाओं का, यहाँ तक कि बुनियादी जानकारियों तक का अभाव है, वहाँ लोग अपनी शारीरिक बीमारियों या व्याधियों को लेकर उतने सजग नहीं होते और डॉक्टर के पास दौड़ कर नहीं जाते, तो मानसिक बीमारियों के संदर्भ में तो और भी मेरा ख्याल है कि ख़राब स्थिति होगी। क्या आपका ऑब्जर्वेशन है इस पर? मानसिक बीमारियों के मानसिक बीमारियां हमेशा से रही हैं, हमेशा रहेंगी। कोई भी समाज मानसिक बीमारियों से अछूत नहीं होता, किसी भी युग में नहीं था और वो किसी भी युग में नहीं रहेगा, जैसे कि शारीरिक बीमारियों के साथ होता है। आपने देखा होगा भारत में हर जगह एक ख़ास तरह की हीलिंग सिस्टम पाया जाता है, जिसको कई बार हम ट्रेडिशनल हीलिंग कह देते हैं, रिचुअल हीलिंग कह देते हैं। तो ज़्यादातर मानसिक बीमारियां हमारे देश में रिचुअल हीलिंग के माध्यम से देखी जाती हैं। उसको ये कह दिया जाता है कि पता नहीं आजकल इनका जो है इसका मन कहीं नहीं लग रहा है, बच्चे का या बड़े का, चलो किसी को दिखा देते हैं। तो दिखाने का मतलब होता है कोई ओझा हो, कोई पंडित हो। इसके एक चीज़ बड़ी कॉमन है, इसके ग्रह नक्षत्र दिखा देते हैं मान लीजिए। और मैं पहाड़ों से हूँ, उत्तरांचल के पहाड़ों से, तो हमारे ख़ासतौर से उत्तरांचल में एक ख़ास तरह की ट्रेडिशनल हीलिंग होती है। उसमें हर गांव का, हर एरिया का अपना एक देवता होता है। तो ये कहा जाता है कि इसका
कुछ गड़बड़ चल रहा है, चलो देवता से पूछ लेते हैं। आपको सरप्राइजिंग लग रहा होगा कि देवता से कैसे पूछा जा सकता है। भाई देवता तो कभी बात नहीं कर सकता, लेकिन पहाड़ों में देवता बात करता है। वो आता है एक विशेष व्यक्ति के ऊपर, अवतरित होता है और उसके पास लोग जाते हैं पूछने के लिए। तो मानसिक बीमारियां अधिकतर हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, केवल पहाड़ों में ही नहीं है, अभी मनोचिकित्सक तक जाने लगी हैं। केवल वही बीमारियां जो साइकोटिक रेंज में आती हैं। बड़े शहरों में लोग डिप्रेशन और एंग्जाइटी को समझने लगे हैं, लेकिन जितना भी हमारा छोटे शहरों का या गाँव का एरिया है, वहाँ मानसिक बीमारियाँ नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। एक शब्द इस्तेमाल कर दिया जाता है, वो पागल हो गया है, जो शब्द टेक्निकली रॉन्ग है। ये शब्द अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, पर आज भी ये इस्तेमाल किया जाता है हिंदुस्तान में। ये अब पागल हो गया है, इसको पागल खाने ले जाना है। तो फ़िलहाल मानसिक बीमारियों का धीरे धीरे शायद बड़े शहरों में इस्तेमाल होने लगा है, पर छोटे शहरों और गांव में मानसिक बीमारियों की अभी कोई स्थान नहीं है, उनकी निदान का और उनके उपचार का। आपने कहा कि उत्तरांचल के पहाड़ों में जो आपका ये अध्ययन है रिचुअल हीलिंग को लेकर, इसके बारे में हमें कुछ और बताइए कि देवता आ गया है, देवता से पूछ लेते हैं से लेकर और भी कुछ उसके मैनिफेस्टेशंस होंगे। कुछ हमको बताइए कि जो आपका अध्ययन है इस विशेष क्षेत्र में इन ट्रेडिशनल बिलीफ्स पर, वो क्या है? जिस एरिया में मैंने काम किया, मैं केवल उसी पर आपको बात करूंगी। मैंने देखा कि कई बार पहाड़ों में हमेशा से देखा कि जरा सी भी किसी को परेशानी हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम हो, लड़ाई झगड़े हों, तो लोग कहते थे कि चलो डंगरिया से पूछ कर लेते हैं। यही शब्द मैंने सुना था। तो लोग उसके लिए किसी व्यक्ति विशेष के पास जाते हैं जो किसी ख़ास तरह के देवता का डंगरिया होता है। कई लोग इसके लिए जगरिया शब्द इस्तेमाल करते हैं, पर मेरे जो अध्ययन था उसमें जब मैं इन लोगों के पास गई जिन लोगों को डंगरिया कहा जाता है, तो उन्होंने खुद मुझसे कहा कि मैं इस देवता का डंगरिया हूँ। तो ये ख़ास तरह के लोग होते हैं। थोड़ी ही दूरी पर आपको 1 किलोमीटर की दूरी पर कई मिल जाएंगे। कई बार ये होता है। कई बार कुछ लोग होते हैं, कुछ डंगरिया बड़े प्रसिद्ध होते हैं, वो कई 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर या किसी गांव में होंगे, तो लोग कहेंगे कि ये डंगरिया बड़ा प्रसिद्ध है, उसके पास जाना चाहिए। तो डंगरिया का मतलब होता है किसी देवता विशेष का, एक तरह से कहा जाए हिंदी में, वाहन, जिस पर कि देवता आता है। और वो देवता कोई भी जो वहाँ के लोकल ख़ास तौर से देवता हैं, इसको क्लासिकल हिंदुइज़्म से नहीं देखना चाहिए। इसमें सारे ही देवता लोकल देवता हैं जो आते हैं और जो बोलते हैं। आप उनके लोग जाएंगे अपनी परिस्थितियों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर के, और वहाँ जा कर के उससे कहेंगे कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। तो वो व्यक्ति जिसके ऊपर देवता आता है वो मेरी और आपकी तरह का एक सामान्य इंसान है। वो उसको कहता है अच्छा तुम रुको, मैं अपना रिचुअल करता हूँ, फिर देवता आएगा, वो तुम्हें बताएगा। तो इस तरह से लोग वहाँ पर जाकर के उस व्यक्ति विशेष से जिसके ऊपर देवता अवतरित होता है, वहाँ जाकर उससे बात करते हैं और वो देवता उसका निदान करता है, डायग्नोसिस करता है और उसके बाद उपचार के साधन बताता है। और उपचार के साधन ये सारे रिलेटेड हैं रिचुअल्स से। उन उपचार में बहुत कम होता है कि देवता कहे कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, जाके किसी डॉक्टर से बात करो। कभी कभार होता है वो कह देता है, लेकिन बहुत कम होता है। तो सारी समस्याएं उस देवता के पास लेके जाई जाती हैं, ख़ासतौर से उस व्यक्ति के पास जिसके पास देवता अवतरित होता है। ये तो डंगरिया का मामला है। इसके अलावा और क्या मैनिफेस्टेशंस हैं जो मसलन परी लगना या पोजीशन, ये इस बारे में भी कुछ आप, यानी कि किस तरह की बीमारियां वो लोग लेकर के जाते हैं। आपने परी लगना शब्द इस्तेमाल किया। पहाड़ों पर ये बड़ा ही कॉमन है। जो लड़कियां होती हैं, ख़ास तौर से 16-17 साल की या नवविवाहित युवतियां, यंग लड़कियां हैं, उनको अच्छा पहनना अच्छा लगता है, अच्छे से सजना संवरना अच्छा लगता है। ख़ासतौर से उनसे कहा जाता है बहुत ज़्यादा सच संवर के इस रास्ते पे मत जाओ, नहीं तो तुम्हें परी पकड़ लेगी। तो उसमें होता ये है कि कई बार लड़कियों को या इन महिलाओं को परी पकड़ लेती है।
यानी कि वो कुछ इस तरह के सिम्टम्स उन्होंने परी पकड़ी, पहले नहीं जाना जाता कि क्या है परी पकड़ी। लड़की घर आई और उसका व्यवहार बदलने लगा, अक्सर रोना या हंसना, कुछ कामों को बहुत ज़्यादा करना या कुछ ना करना, कुछ चीज़ की डिमांड करना कि मुझे ये कपड़ा चाहिए, और उसके बाद एक ट्रांस जैसी स्थिति, यानी कि कई बार देखा गया कि लड़की पूरी तरह से अकड़ गई या ट्रांस की स्थिति में आकर के बोलने लगी कि मैं फ़लाने जगह की परी हूँ और मैं तब तक नहीं जाऊँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल जब तक आपने मुझे वो सैंडल नहीं ख़रीदा जो कि मार्केट में इस जगह पर मिल रहा है, या जब तक आपने मुझे ये कपड़ा नहीं ऑफ़र किया तब तक मैं नहीं जाऊंगी। तो इस तरह के कई केसेस होते हैं, और ख़ास तौर से परी का जो लगने का जो स्थिति है वो लड़कियों के साथ और यंग महिलाओं के साथ ही होती है। तो और भी इसमें कई तरह से मैनिफेस्टेशंस की जहाँ तक बात है कि कैसे पता चलता है, लोग जाते हैं क्यों देवता के पास। जैसे ही कहेंगे कि बहुत घबराहट होती है, कहीं मन नहीं करता, मेरा हर वक्त रोने को मन होता है। मान लीजिए कोई बच्ची ये कह रही है या कोई इंसान ये कह रहा है, काम काज छोड़ दिया, अगर वो नौकरी कर रहा है तो नौकरी में जाना छोड़ दिया, उसके पास दुकान है तो वो दुकान पर नहीं जा रहा है, खाना नहीं समय पर खा रहा है, सो नहीं रहा है, तो ये कहते हैं कि कुछ गड़बड़ है, इसको देवता के पास जाना चाहिए। उसी को अगर हम साइकोलॉजी में लाते हैं तो हमारे पास उसके लिए डायग्नोसिस है कि भाई इसको एंग्जाइटी, चिंता की मनोविकृति है या अवसाद की मनोविकृति है। तो ये चिंता अवसाद जैसे शब्द जो डायग्नोसिस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो नहीं वहाँ पर यूज़ किया जाता, वहाँ पर पूरी उसका व्यवहार देखा जाता है और ये माना जाता है कि कुछ गड़बड़ है, शायद कोई देवता हमसे नाराज़ है और इसलिए ये व्यक्ति इस तरह का व्यवहार कर रहा है। फिर उसके बाद वो लोग पहला जो उनका कांटेक्ट होता है वो इस तरह के डंगरिया के पास जाते हैं या अपने लोकल देवता के पास जाते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरिया है डंगरिया, इसलिए मैं केवल डंगरिया शब्द यूज़ कर रही हूँ। तो कई तरह से ख़ास तौर से अचानक व्यक्ति के व्यवहार में जब परिवर्तन होने लगता है तो उसे ये मान करके वो लोग चलते हैं कि ये कोई देवी देवता का प्रकोप है। जबकि अगर ट्रेडिशनल बिलीफ और उपचार के सिस्टम से अलग मनोविज्ञान के क्षेत्र में जाएं तो उसमें आपके पास क्या निदान होता है और उसकी क्या वजह होती है जो आपको परी की शक्ल में या डंगरिया के इस रिचुअल हीलिंग की शक्ल में दिखाई देती है? कई बार मेरा ये कहना है और मैं ये कहती भी हूँ कि हम लोग मनोवैज्ञानिक बने क्योंकि हम लोगों ने ख़ास तरह के कोर्सेज़ किए, ख़ास तरह की पढ़ाई की, हम लोग मनोवैज्ञानिक बन गए। मनोवैज्ञानिक बनने के लिए एक बहुत ख़ास ज़रूरत होती है जिसे एम्पैथी कहते हैं, यानी कि दूसरे की भावना को महसूस करना। एम्पैथी सिखाई नहीं जाती, धीरे धीरे डेवलप होती है जब हम बच्चे होते हैं। और मैं कई बार ये मानकर चलती हूँ कि जिस तरह की भी लोग रिचुअल हीलिंग करते हैं उनके अंदर ज़बरदस्त किस्म की एम्पैथी होती है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है किसी को भी ख़ास तौर से मनोवैज्ञानिक रूप से समझने के लिए। तो डंगरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आदमी डंगरिया के पास जाता है, उससे अपनी वेदना कहता है, तो डंगरिया के पास एक कैपेसिटी होती है कि वो उसे सुन सकता है, उसको महसूस कर सकता है। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मनोवैज्ञानिक जो परेशानियां हैं वो समाज के बदलने के हिसाब से उनके स्ट्रक्चर में, उनके फंक्शन में भी बदलाव आता है। आज से 100 साल पहले जिस तरह से हम चिंतित होते थे, आज हम उस तरह से चिंतित नहीं होते हैं। आज से 100 साल पहले जो हमारी छोटी छोटी समस्याएं थी, आज वो समस्याएं नहीं हैं। तो शायद 100 साल पहले जहाँ डंगरिया बहुत इफ़ेक्टिव रहता होगा, आज के संदर्भ में, क्योंकि हम आज एक तरह से हमारा जो विश्व है उसको हम ग्लोबल विलेज कहते हैं, तो इसकी परिधि बढ़ चुकी है। तो कई बार केवल डंगरिया जो एम्पैथी के हिसाब से काम करता था वो बहुत बार काम नहीं कर पाती, जबकि मनोविज्ञान में हम उसको वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं क्योंकि हम उसको एनालाइज करते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि मनोवैज्ञानिक अथॉरिटी नहीं होता, डंगरिया अथॉरिटी होता है। और आज के समाज में अथॉरिटी के बीच में और मानने वाले के बीच में डिस्टेंसेस कम होती जा रही हैं। एक ज़माना था जब हम कहते थे पिता दादा, आज पिता बराबरी के पर आ जाता है। तो ये थोड़ा सा क्लैश करता है डंगरिया के पास जा कर के हीलिंग करना, जो कि बेहतर हो कि किसी
मनोवैज्ञानिक के पास जा कर के किया जाए। लेकिन मैं पहली बात पर आती हूँ कि अभी इतना ज़्यादा मनोवैज्ञानिक परेशानियों को रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता, इसलिए उनके इलाज का तो सवाल ही नहीं उठता। आपने जिस परी की बात करते हुए एंग्जाइटी की बात की, जिसमें आपने ये भी शायद बताया कि वो ज़्यादातर जवान हो रही लड़कियों के साथ ज़्यादा घटित होता है, तो अगर इसको रेशनल और साइकोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसकी व्याख्या करें तो क्या है? देखिए, हर बच्चे की, हर इंसान की इच्छाएं होती हैं और एक उम्र होती है जब हमारा शरीर चेंज होने लगता है, हमारा मन चेंज होने लगता है, हमारी इच्छाएं चेंज होने लगती हैं, क्योंकि यह प्रकृति के हिसाब से होता है। प्रकृति के हिसाब से हमारा शरीर बड़ा होता है और उसी हिसाब से हमारी इच्छाएं भी। लेकिन उसके बीच में एक संस्कृति होती है, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य होता है, जो उस बढ़ने के प्राकृतिक रूप से बढ़ने को कंट्रोल करता है। और उस कंट्रोल को, जिसको कि हम सामान्य तरह से शिक्षा का हिस्सा मानते हैं, हम उसके साथ अडेप्ट करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हम एक ख़ास तरह की संस्कृति में पले बड़े होते हैं और जीने के लिए उसके हिसाब से अनुकूल करना बेहतर होता है, उसमें हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। कुछ लोगों में वो क्षमता नहीं होती, तो वहाँ पर जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि जब इंसान की जो इच्छाएं हों उस पर सप्रेशन बहुत ज़्यादा हो, इतना सप्रेशन कि वो भ्रमित हो जाए कि किस तरह से, क्योंकि सांस्कृतिक तौर से उसकी इच्छाओं को अभिव्यक्त नहीं करने दिया जाए। छोटा सा उदाहरण दूँ, मानिए कि एक लड़की को अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा हुई, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर यह उसको नहीं अलाउ है, उसको उसकी आज्ञा नहीं है, तो वो ये सोच सकती है चलो कोई बात नहीं, जब शादी हो जाएगी मैं अपने पति से कहूँगी, शायद मुझे मिल जाए मौका सजने संवरने का। दूसरी लड़की है जो इस बात को नहीं समझ पा रही है, उसको उसका तुरंत उसको चाहिए और उसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो उस सप्रेशन में जो एक तरह का रास्ता निकल कर के आएगा वो होगा, अगर हम देखें तो ट्रांस की स्थिति में आ जाना, जो परी की तरह का है। एक तरह का अगेन हिस्टीरिया शब्द को इस्तेमाल करने से पहले मैं 2 बार सोचूंगी, क्योंकि ये शब्द को मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगी इस संदर्भ में। तो मैं यही कहूँगी कि एक तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज़्म खुद को बचाने के लिए, कि इस माध्यम से अगर मैं एक्सप्रेस कर दूं, पर वो कॉन्शियसली ये नहीं करती है, ये अनकॉन्शियसली होता है। जहाँ तक एंग्जाइटी या डिप्रेशन की बात है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जब तक नॉर्मल लेवल के होते हैं तब तक वो हमें आगे उससे, उस समस्या से समाधान का रास्ता दिखाते हैं कि मैं जूता नहीं खरीद सकती, कोई बात नहीं, इस बात का मुझे दुख है, कोई बात नहीं, फिर मैं कुछ सालों के बाद नौकरी करूंगी तो मैं अपना जूता खरीद लूँगी, या मेरी शादी हो जाएगी तो मैं जूता खरीद लूँगी। एक तरह से हमने अपने आप को क्वेश्चन आंसर करके हमने उसको बैलेंस कर दिया। और दूसरी ओर जहाँ इच्छाओं पर हम किसी भी तरह से हम उसको इक्विलिब्रियम नहीं कर पाए, वहाँ पर एंग्जाइटी या डिप्रेशन के लक्षण आ सकते हैं, जो कि एंग्जाइटी या डिप्रेशन के लक्षण नहीं माने जाते, क्योंकि उनको हम नहीं जानते हैं और वो मैनिफेस्ट होते हैं सांस्कृतिक लक्षणों के रूप में। डॉक्टर मीना खरकवाल, बातों का ये सिलसिला बहुत दिलचस्प है, जिसमें हम इंसानी मन की गुत्थियों के बारे में और उसके सोशल रिस्पॉन्सेज और सोसाइटी के रेमेडियल रास्तों के बारे में बातें कर रहे हैं। बातों का ये क्रम बढ़ाएंगे आगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मीना खरकवाल के साथ। दिल से दिलों की बात। I was an actor by accident. सामने होने के बावजूद आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? न कोई शह, न कोई मात। जब मैं डायरेक्ट करता हूँ तो मेरे ऊपर एक स्टूडियो होता है कि पेट हमेशा ठीक नहीं होता है। जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है, वो इंसान जो है जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। जिंदगी के सफर की कहीं अनकही बात। ऐसा मैं कुछ और कर लेता तो जो मैं और इससे बड़ा बन जाता, तो मैं नहीं सोच सकता। अब मुश्किल है बताना किसका गाना कौन गा रहा है। कामयाबियां, नाकामियां, शोहरत आती है और एक वक्त के बाद चली जाती है।
चुनौतियां और चिंताएं। फिल्मों से कोई भी गिला है, आपको समाज को ठीक कीजिए, वो खुद ब खुद ठीक हो जाए। मेरे ख्याल में रुलाता नहीं हूँ, मैं रोता हूँ। अंतरंग चर्चाएं। ये बहुत बड़ा संगीतकार बनेगा, अपना सच बोलता है। आप में एक वर्सेटैलिटी होनी चाहिए। हल्की फुल्की चुटकियां। ये सिलसिला धुकधुकी का जो है वो हमेशा से कायम रहा है। तेरी अखियां दो नाली, तेरी बत्तियां दो नाली, लगे राइफल सा झटका तो हार तौबा। दिलचस्प दास्तानों का एक अनोखा सिलसिला। देखिए गुफ्तगू, रविवार रात 10:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू और गुफ्तगू में आज हैं आपके साथ डॉक्टर मीना खैरकवाल, जो कि एक जानी मानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, कहीं फूको ने हिस्ट्री ऑफ मैडनेस में लिखते हुए कहा, चूँकि अभी ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि पागलपन भी उसको एक आसानी से दिया जाने वाला शब्द है इस तरह के बिहेवियर को। हिस्ट्री ऑफ मैडनेस में उन्होंने लिखते हुए कहा कि ये जो पागल हैं तथाकथित, वो हमारी इस तथाकथित नॉर्मल सोसाइटी के ही एबरेशंस हैं। तो हम लोगों के यहाँ भी आम बोलचाल में कोई अगर थोड़ा लीक से हटकर बिहेवियर करने लगे तो कहा जाता है कि ये मेंटल है, या खिसका हुआ है, या इसका नट ढीला है, या पागल। घर में तो कहते हैं ये पागल है। मिसाल के तौर पर अगर सब लोग शॉपिंग मॉल जा रहे हों और कोई बच्चा पार्क जाने की ज़िद करे, तो वो चूँकि नॉर्मल बिहेवियर से कोई अलग बिहेवियर है तो उसको मेंटल या इस तरह से उसको एक एबनॉर्मल कहा। तो ये जो नॉर्मल तथाकथित और एबनॉर्मल सो कॉल्ड, इसको आप कैसे, क्या इसके बीच कोई बहुत महीन रेखा है? कब एक नॉर्मल आदमी एबनॉर्मल कहा जाता है, कब एबनॉर्मल को ही हमें नॉर्मल कहना चाहिए? देखिए, नॉर्मल की कोई परिभाषा नहीं है। एबनॉर्मल की हम लोगों ने परिभाषाएं करनी शुरू करी जब किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके लिए एक मुसीबत हो जाए या दूसरों के लिए एक मुसीबत हो जाए, उसको जीने में मुश्किल आने लगे या दूसरों को उसके व्यवहार की वजह से जीने में मुश्किल आने लगे, तो हम उसको एबनॉर्मल कहना शुरू कर देते हैं। कई बार ये होता है कि लोग जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ, उनको कुछ चीज़ें बताती हूँ, जिसमें एक चीज़ है जिसको हम डिसफंक्शनल थिंकिंग कहते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि मैं आपको डिसफंक्शनल थिंकिंग की लिस्ट दे सकती हूँ, लेकिन मुझसे फंक्शनल थिंकिंग की लिस्ट मत मांगिए, क्योंकि फंक्शनल की फिर अगर हम परिभाषा करने लगे तो वो संस्कृति के संदर्भ में, परिवार के संदर्भ में बदल जाएगी। जहाँ तक मैडनेस, एबनॉर्मल, पागल, जिसको जो अलग हट करके है, तो पागल होने की, जो पागल शब्द को ही यूज़ कर रही हूँ, पागल मतलब जो दूसरों की तरह नहीं है, उसमें और सो कॉल्ड सामान्य में केवल मात्रा का अंतर होता है। तो क्वालिटी का कोई अंतर नहीं होता। एक व्यक्ति जो असामान्य है और एक व्यक्ति जो सामान्य है। जहाँ तक आपने जिक्र किया, मॉल सारा परिवार मॉल जा रहा है, छोटा बच्चा कहता है मैं पार्क जाना चाहता हूँ, मुझे पार्क ज़्यादा पसंद है, मॉल में मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उसको कहा जाएगा कि अरे पागल हो क्या, मॉल चलेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, वहाँ तुमको बड़ी चमकती हुई चीज़ें दिखेंगी। बच्चा कहता है नहीं, मुझे तो चिड़िया का गाना पसंद है। तो उसको एबनॉर्मल इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वो मेजॉरिटी की तरह नहीं है। तो अक्सर ये गलती हो जाती है कि जो मेजॉरिटी की तरह नहीं है उसे हम एबनॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन यह एबनॉर्मल की परिभाषा नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, उसी को हम एबनॉर्मल कह सकते हैं जिसका व्यवहार उसके लिए या दूसरों के लिए परेशानी पैदा करने लगे, क्योंकि हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और हमें इसी समाज में रहना है, तो जिसमें हमको एक दूसरे से बना करके चलना होता है। तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से यही एबनॉर्मल, पागल शब्द फिर कहती हूँ कि मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जन भाषा में सभी जगह इस्तेमाल किया जाता है, चाहे हिंदुस्तान हो या यूरोप हो या अमेरिका हो।
अमेरिका थोड़ा ज़्यादा एडवांस है। यूरोप में भी ये कहा जाता है, जब लोग आते हैं कोई महिला मेरे पास आएगी तो वो कहेगी मैं बहुत समय तक नहीं आई, je ne suis pas folle, I'm not mad। तो ये पागल का जो सामान्य से हटकर व्यवहार है उसको पागल कहना लगभग सभी संस्कृतियों में पाया जाता है। लेकिन अगर देखें कि अगर जो सब लोग कर रहे हैं वही ठीक है को अगर मान्यता दे दी जाए, तब तो जो लोग लीक से हटकर कुछ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं या कोई मौलिक चिंतन कर रहे हैं या सामान्य चल रही हुई चीज़ों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो उनके लिए तो काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मनोविज्ञान की भी परिभाषा में वो वैसा नहीं कर रहे हैं जो सब लोग कर रहे हैं। नहीं, शायद मैं ठीक से आपको बता नहीं पाई। वो नहीं व्यक्ति एबनॉर्मल होता है जो सबके साथ नहीं चल रहा है। मैंने कहा कि एबनॉर्मल और नॉर्मल के बीच में केवल मात्रा का अंतर होता है, जहाँ मेरा व्यवहार दूसरे के व्यवहार के लिए मुसीबत पैदा कर दे और दूसरे का व्यवहार मेरे व्यवहार के लिए मुसीबत पैदा कर दे। जब मैं मुसीबत की बात कह रही हूँ तो मेरे व्यवहार से किसी व्यक्ति के अस्तित्व को खतरा हो, यानी कि उसकी जान को खतरा हो। मनोवैज्ञानिक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सवाल होता है कि जब हमारे पास कोई मरीज पहली बार आता है तो दो चीज़ हम देखते हैं, क्या वो अपनी जान के लिए खुद खतरा पैदा कर रहा है या वो दूसरे की जान के लिए खतरा है। तो किसी का भी व्यवहार जब दूसरे की जान के लिए खतरा हो जाता है या खुद की उसकी, ये एबनॉर्मल है। आप किसी मछली से ये नहीं कह सकते हैं कि वो पेड़ पर चढ़े, यानी कि मछली को पानी में तैरना ही अच्छा लगेगा। अगर उसके सारे साथी बंदर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मछली एबनॉर्मल है। लीक से अलग हटकर व्यवहार करना एबनॉर्मल नहीं है, क्योंकि लीक से अलग हटकर व्यवहार करने से किसी की जान को खतरा नहीं होता है। इस संदर्भ में मुझे खुद अपने पिता याद आते हैं, जो मुझसे एक कहावत कहते थे। वो कहते थे, लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत। तो जब मैं बड़ी होने लगी तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम तो कुछ भी सब लोगों की तरह नहीं करती हो। मैंने कहा, पिताजी आप ही ने तो कहा लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, तो मैं तो अपनी लीक खुद बना रही हूँ। तो किसी तरह एक संदर्भ में मैं एबनॉर्मल थी समाज के लिए, लेकिन बीमार के तौर पर नहीं। बीमारी एक अलग चीज़ है। एबनॉर्मल होना समाज में, लीक से हटकर काम करना बीमारी नहीं है। हमको ये विभेद करना पड़ेगा। बीमारी हमेशा वो होती है जिससे आपको शारीरिक बीमारियों में आपको शारीरिक नुकसान होता है, मानसिक बीमारियों में आपको खुद या समाज को नुकसान होता है। उसमें आप साइकोपैथ ले लीजिए, कोई व्यक्ति जो केवल इसलिए दूसरों को मार रहा है क्योंकि उसको मारने में मज़ा आ रहा है, ये मानसिक बीमारी है। लीक से हट के चलना मानसिक बीमारी नहीं है। और अब हमको ये बताइए कि बदलते हुए समाज में, क्योंकि आप खुद यूरोप के समाज को भी देख रही हैं, भारत में भी जो बदलाव हो रहे हैं पिछले 20-25 वर्षों में उनको भी देख रही हैं, ख़ास तौर पर चाहे वो सूचना क्रांति हो या उपभोक्तावाद हो, उसने भी क्या कुछ नई तरह की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को, उन्हें बीमारी ना भी कहें तो उनको जन्म दिया है, जिसका दूरगामी अर्थों में कुछ बुरा असर पड़ने वाला है। मिसाल के तौर पर अगर आप खुली हवा में, खेल के मैदान में जाने के बजाय अपने गैजेट्स में लगे रहते हैं, अपने आसपास परिवार के लोगों के साथ बात करने के बजाय आप अपनी ही धुन में लगे रहते हैं और उनमें ख़ास तौर पर गैजेट्स और ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इसमें क्या आपका आकलन है? देखिए, फ्रांस में जितने हमारे मनोवैज्ञानिक हैं और या न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनका ये कहना है, वो एक रेशियो देते हैं, एक उम्र का देते हैं 3, 6, 12, यानी कि 3 साल में बच्चे के पास टीवी होना चाहिए, 6 साल में उसके पास कंप्यूटर होना चाहिए, 12 साल में उसके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। उसकी वजहें हैं। मैं अभी अपने परिवार के साथ थी और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा 7 साल का जो भतीजा है, उसके पास एक मोबाइल फ़ोन था, केवल उसके शेप का, और वो उससे फ़ोन कर रहा है। और वो थोड़ी देर में मुझसे कहता है, मैं अपना कंप्यूटर लेके आता हूँ। तो मैंने कहा, कंप्यूटर? तो उसने एक छोटी सी किताब, छोटी सी, और मुझे अभी याद है ये किताब मैं जर्मनी से लेके आई थी, बिल्कुल छोटी सी बच्चों की कार्टून की किताब, उसका बड़ा अच्छा सा कवर वगैरह है, और वो उसको खोलता है और उसको लगाता है यूँ और कहता है, ये मेरा कंप्यूटर है। यानी कि 7 साल के बच्चे को उसकी कल्पना का इस्तेमाल करने दीजिए, उसके दिमाग का इस्तेमाल करने दीजिए
कि वो उड़ सके। हम 5 साल के बच्चे के हाथ में अगर टैबलेट दे दें, बच्चे के पास ज़बरदस्त क्षमताएं होती हैं, हम उसकी क्षमताओं को बांध रहे हैं। पहले तो ये मानसिक विकास में बहुत बड़ा अवरोध पैदा करते हैं। दूसरी बात, जितने भी ये गैजेट्स हैं, अभी हमारे पास इनसे पड़ने वाले दुष्प्रभाव के परिणामों के डेटा नहीं हैं। हम नहीं जानते कि क्या प्रभाव पड़ेगा मानव मस्तिष्क पर इनका। इसलिए भी हम फ़िलहाल ये चाहते हैं कि इन पर बहुत जल्दी बच्चों को इनको नहीं देना चाहिए। कुछ समय हमको और चाहिए कि परिणाम आएँ। हम इसके परिणाम नहीं जानते हैं, इसलिए हम दूरी बना के रखने की बात करते हैं। जहाँ तक स्मार्टफ़ोन है, लोग ख़ास तौर से आज के समाज में, आप किसी भी परिवार में चले जाइए, हर व्यक्ति अपना फ़ोन लेकर के बैठ जाता है इसमें। और दूसरा उदाहरण, मुझे बड़ी खुशी हुई, कल मैं अपनी एक विद्यार्थी से मिली। विद्यार्थी क्या कहूँ, मैंने उसे डायरेक्ट तो नहीं पढ़ाया था। मैं ऐसे विद्यार्थियों को मैं कहती हूँ मेरे नाती पोते विद्यार्थी हैं, मैंने इनके टीचर्स को पढ़ाया हुआ है। तो वो मेरे पास आई, उसने कहा मैडम मेरे घर में टेलीविज़न नहीं है। मैंने कहा, तो वो कहती कि जब भी हमें कुछ देखना होता है, कोई प्रोग्राम की हमें पसंद है, तो हम उसको ढूंढ लेते हैं, उसके बाद उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें हम टेलीविज़न के सामने मूक दर्शक बने नहीं हैं। हम बेहतर है कि मैं अपनी सास से बात कर लूँ, अपने बच्चे से बात कर लूँ, अपने पति से बात कर लूँ, तो कम्युनिकेशन बना रहता है। अगर हम हर व्यक्ति, पहले तो टेलीविज़न जिसे किसी ज़माने में इडियट बॉक्स कहा जाता था, और ये आज भी इडियट बॉक्स रह जाता है, जब हम बिल्कुल आंख बंद करें इसके सामने इसके बैठ जाते हैं और हम मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, यानी कि हमारी सोचने समझने की शक्ति को ये ख़त्म कर दे, तो फिर ये इडियट बॉक्स हो जाता है जब तक आप इसको कंट्रोल ना कर सकें। अब आती है बात कि हर व्यक्ति अपने स्मार्टफोन्स को लेकर के बैठा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। पहली चीज़, पारिवारिक रिश्तों में, सामाजिक रिश्तों में इससे बहुत बड़ी दूरी आने वाली है। हम कम्युनिकेट करते हैं SMS के थ्रू। पश्चिमी संदर्भ में जब मैं ख़ास तौर से कपल्स के साथ काम करती हूँ, तो मैं उनसे पहली चीज़ कहती हूँ कि आप लोग SMS के थ्रू कम्युनिकेशन करना बंद करेंगे जब तक आप लोग थेरेपी में मेरे साथ हैं, क्योंकि SMS से हम कम्युनिकेट नहीं करते। आप अपने को गुस्सा व्यक्त करना है, जाइए और अपने पति से कहिए कि आप नाराज़ हैं। आपको अपनी पत्नी के ऊपर किसी चीज़ से आप खफा हैं, तो जाइए कहिए कि मुझे ये बात बुरी लगती है, क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं केवल शब्दों के माध्यम से, आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा जहाँ इमोशंस की बात है। दूसरी बात, स्मार्टफोन जितने भी हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इनसे निकलने वाली जो किरणें हैं, उनके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो बहुत ही नोसिफ हैं, जिनका बहुत जो नुकसान पहुंचा सकते हैं मस्तिष्क को, जिसमें ख़ास तौर से एक है जिसको ब्लू लाइट या ब्लू रेज कहा जाता है स्मार्टफोन वगैरह के साथ, जिसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है नींद पर। क्योंकि नींद हमारी जो हमें नींद आती है वो मेलाटोनिन हार्मोन के कारण से आती है, यानी कि जैसे जैसे सूरज डूबने लगता है, अंधेरा होने लगता है, हमारा हार्मोन सक्रिय हो जाता है जो हमें नींद के लिए प्रेरित करता है। और अगर हम रात में अपना स्मार्टफोन देर तक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो वही रोशनी देता है जो सूरज देता है, तो आपका हार्मोन काम नहीं करता। इसलिए ये नींद के लिए तो हमारे पास इसके डेटा हैं कि नींद के लिए ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। बिस्तर में जाने से 2 घंटा पहले स्मार्टफोन बंद हो जाना चाहिए। दूसरी बात, ये बेडरूम में नहीं होना चाहिए। स्मार्टफोन आप अगर अपने बेडरूम में जा रहे हैं तो स्मार्टफोन आप अपने दूसरा कमरा में छोड़ के चली जाइए। तीसरी बात, जो हर मिनट पर घंटी बजती है कि एक मैसेज आ रहा है, तो वो आपको चौंकाता है, एक मैसेज आ रहा है। दिन में तो अब लोग उसके साथ आदी होने लगे हैं शायद। ये एंग्जाइटी प्रोवोक करता है, और हर बार जब आपके दिमाग पर एक धक्का पहुंच रहा है, ये बजा, न जाने क्या हो रहा होगा, न जाने कौन सा मैसेज है, न जाने कौन सी बात जो है वो गड़बड़ होने वाली है, तो आप कितनी बार अपने दिमाग को ज़बरदस्ती ऐसी स्थितियों में डाल रहे हैं जहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए। क्योंकि एंग्जाइटी एक तरह का
एक तरह का, माफ़ कीजिएगा मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, फ्रेंच में हम ये कहते हैं अवर्टिस्मो, आपको वो जागरूक करती है, आपको वो बताती है कि खतरा आने वाला है, तो सचेत करती है और एक तरह से वो एक तरह का अलार्म है। तो जब वो अलार्म हर मिनट बज रहा है स्मार्टफोन की घंटी के तरह से, लोग उसको महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके दूरगामी प्रभाव जो होंगे वो बड़े ख़तरनाक होंगे मानसिक बीमारियों के संदर्भ में। और उससे भी दुखद यह है कि भारत जैसा देश जहाँ स्मार्टफोन तो हर जगह है, लेकिन मानसिक बीमारियों का कोई कंसेप्ट हर जगह नहीं है। मैं बड़े शहरों की बात नहीं कर रही हूँ, बड़े शहरों में आपके पास मनोचिकित्सक हैं, आपके पास मनोवैज्ञानिक हैं, आपके पास पूरी सुविधाएं हैं, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास पढ़ा लिखा समाज है जो जा रहा है। सोचिए उस समाज की बात जिसका पढ़े लिखे होने का दायरा सीमित है, जो ऐसी जगह पर रहता है जहाँ डॉक्टर तक उपलब्ध नहीं है, वहाँ इस तरह की नए एक संसार में आकर के कैसे वो आगे आएगा, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन इसके साथ दूसरी बात और बताऊं, इंसान की जो प्रवृत्ति होती है वो है हर तरह की परिस्थितियों के साथ एक तरह से अनुकूलन करना और आगे बढ़ना। कुछ लोगों को नुकसान होगा, पर इसी ज़मीन से उसके सॉल्यूशन भी निकल के आएंगे। सॉल्यूशंस पश्चिम से नहीं आएंगे, पश्चिम के सॉल्यूशंस पश्चिम के लिए हैं, हमारे सॉल्यूशन हमारे लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूशन हम 3000 पुराने अपने किसी मंत्र में जाके देखें, 2000 साल पुरानी किसी किताब में जाके देखें, 1000 साल पुरानी वो किसी भी धर्म किसी भी की हो सकती है। मैं किसी भी धर्म या संस्कृति की यहाँ पर बात नहीं करना चाह रही हूँ। अगर आज की समस्याएं जो आज के ज़माने पे पैदा हुई हैं उनका समाधान आज से ही निकलेगा। हाँ, ये ज़रूर ये है कि हम अपने पिछले अनुभव से, हम अपने पिछले ज्ञान से फ़ायदा उठा सकते हैं और उस लॉजिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद डॉक्टर साहब, आप जब अपने फ्रांस की प्रैक्टिस के दौरान जहाँ आप रहती हैं और जिन मरीज़ों को देखती हैं, उनमें कुछ नई तरह की शिकायतें, ऐसे मरीज़ जिनको बिल्कुल इस नए बदलती हुई आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों में कुछ एक नए तरह के रोग पैदा हो रहे हों, उनके बारे में कुछ कहिए। एक बहुत ही नया रोग है जिसके मेरे पास काफ़ी मरीज हैं, जिसे हम बर्नआउट कहते हैं। अभी उसको हम चाहते हैं कि उसको काम की बीमारी के रूप में मान्यता मिल जाए, क्योंकि ये सारा जो आपको मैं कह रही हूँ काम की बीमारी, ये आ जाता है फ्रांस जैसे देश में जहाँ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक बार ये काम की बीमारी के रूप में आ जाएगा तो उसके उपचार के लिए पैसा जो है कंपनी देने लगेगी। पर बहरहाल ये बीमारी स्वीकार है। बर्नआउट का मतलब होता है कि आदमी के ऊपर काम का इतना ज़्यादा दबाव बना दिया जाए, उससे ये कहा जाए कि आप केवल प्रोडक्शन करिए, हम ये भूल जाएं कि एक इंसान है, ये रोबोट नहीं है। और चाहे वो मैनेजर के लेवल पर है, चाहे वो सिंपल वर्कर के रूप में है। तो मेरे पास जो नई बीमारी जो वेस्ट में है वो है बर्नआउट की। और आपको एक मज़ेदार बात ये बताऊं कि जब मैं बर्नआउट का जिक्र अपने दोस्तों के साथ कर रही थी, हिंदुस्तान आने का मेरा मकसद कुछ एकेडमिक होता है, कुछ व्यक्तिगत होता है, कुछ पारिवारिक होता है। तो मैं अपने मित्रों के साथ बात कर रही थी बर्नआउट की, तो उसमें से कई मित्र जो काम करती हैं, जो मेरी दोस्त हैं, वो हंसने लगी, कहने लगी ये तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। हम तो इसमें जीते हैं। मैंने कहा वहाँ जब आदमी को बर्नआउट हो जाता है, वो कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी परफॉर्मेंस डाउन होने लगती है, उसके झगड़े होने लगते हैं ऑफिस में, और उसके बाद वो अपने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है तुमको नींद नहीं आ रही, तुम्हारे झगड़े हो रहे हैं, तुम्हारी परफॉर्मेंस कम हो रही है, ये तो बर्नआउट है। तो उसका होता है कि वो अपनी नींद ना आने और दुखी होने या चिंता के लिए कुछ दवाइयाँ ले, या सीधे मनोवैज्ञानिक के पास आ जाए। तो ज़्यादातर बर्नआउट के केसेस उनके जर्नल प्रैक्टिशनर के रेफ़र किए होते हैं जो मेरे पास आते हैं। तो बर्नआउट अभी हमारी चिंता और डिप्रेशन के साथ बर्नआउट एक रिसेंट बीमारी है, ख़ास तौर से काम करने वाले समाज में। देखिए, विकसित समाजों में तो लोग अपने प्रति बहुत सचेत रहते हैं, इसलिए, और दूसरी चीज़ उनके पास संसाधन भी हैं, इसलिए वो चाहे इलाज कराने का मसला हो या और भी दूसरी तरह से अपने आप को एम्पावर करने का, उसकी छूट उनके पास होती है। लेकिन जब आप ख़ुद भारत पर नज़र डालती हैं
तो क्या पाती हैं कि बहुत सारे लोग तरह तरह की छोटी बड़ी बीमारियों को लेकर जी रहे हैं क्या? मैंने आपको कहा था कि भारत एक बहुत सहनशील देश है। हम सहन करना जानते हैं। बहुत से लोग छोटी बड़ी बीमारियों को लेकर के जी रहे हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि हम उनको पश्चिमी परिप्रेक्ष्य के हिसाब से उन लोगों का डायग्नोसिस करना शुरू कर दें। लेकिन दुखद स्थिति वो होती है, अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस में थी, मीडिया की कॉन्फ्रेंस थी, कम्युनिटी रेडियो की। उसमें एक लड़की ने मुझसे कहा कि अगर हम कम्युनिटी रेडियो चलाएं, हमारे पहाड़ में, हमारे गांव में समस्या है कि लड़कियां दुखी होती हैं ख़ास तौर से, और उसके बाद वो आत्महत्या कर लेती हैं। आत्महत्या की जहाँ पर बात आती है तो हमें जागरूक हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की जो संपत्ति होती है वो उसके लोग होते हैं। मुझे याद आती है एक बहुत पुरानी कविता, देश कागज़ पे बना हुआ नक्शा नहीं होता, ये इसके लोगों से बनता है। जब जनहानि होने लगे तो समझना चाहिए कि अब हमें जागरूक होना पड़ेगा। आत्महत्या मानसिक बीमारी का एक लक्षण है। कहीं मैंने पढ़ा था, किसी ने लिखा कि आत्महत्या कायरों का काम है। नहीं, ये एक मानसिक बीमारी का लक्षण है। पहले तो हमें यही प्रचार करना पड़ेगा कि आपके अंदर अगर खुद को मारने की प्रवृत्ति आ रही है, आत्महत्या की प्रवृत्ति आ रही है, तो जाकर के प्लीज़ अपने डॉक्टर से बात करिए। ये कायरता नहीं है। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अब हमें जागरूक होना चाहिए, हमें होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ों को हमने सहन कर लिया। जहाँ तक सहन, जब तक जनहानि ना हो सहन करिए। आपको ठीक है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप बिल्कुल आप में कुछ काम करने की इच्छा नहीं है, आप साधु बन जाइए, आप एक्सेप्टेड हैं। आप फ़कीर हो गए, आप एक्सेप्टेड हैं। आप बैठे हैं, आप भजन कर रहे हैं, आपको 2 रोटी आपको लोग दे दे रहे हैं, आप आशीर्वाद दे दे रहे हैं। हमारी संस्कृति में एक्सेप्टेड है। आपको कोई नहीं कहेगा कि आप काम नहीं कर रहे हैं। हमारी संस्कृति में ये कि मैं खुले में रहना चाहता हूँ, मैं साधु हूँ, या मैं फ़कीर हूँ, या मेरी खुले में रहने की इच्छा है, ये एक्सेप्टेड है। लेकिन मैं खुद को मार देना चाहता हूँ, ये तो कहीं भी एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि बिना मानव के समाज, बिना मानव के संसार रहेगा कैसे। तो कुछ चीज़ें हैं जिनमें हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। माना कि हम बहुत सहनशील हैं, तो कुछ बीमारियां हैं, अब वक्त आ गया है कि हमें मानसिक रोगों के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में प्रचार करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक अलग समाज हैं, लेकिन हम रहते तो इसी विश्व में हैं। और इस आज के ग्लोबल विलेज के ज़माने में हम अछूते नहीं रह सकते बहुत सी बीमारियों से। तो मेरा ये मानना है कि मानसिक बीमारियों के बारे में जागरूक होने की अब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब केवल इसी बात से काम नहीं चलेगा कि कुछ बीमारियां पश्चिमी हैं या कुछ बीमारियां पूर्वी हैं। कुछ होती हैं, परी की पकड़ केवल पहाड़ों में होती है और जगह नहीं होती। वो वहाँ से अगर वो ट्रीट हो जाती है डंगरिया से, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब वही परी की पकड़ की लड़की सुसाइड कर देती है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो फिर वहाँ पर हमको थोड़ा सा वैज्ञानिक होकर के सोचना पड़ेगा, आधुनिक वैज्ञानिक होकर के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मीना खरकवाल, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया और इतनी ज़रूरी बातों की तरफ रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। गुफ्तगू में आज ये थी डॉक्टर मीना खरकवाल, जो कि एक जानी मानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर।